वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन में यूज़ किए जाने वाले साइंटिफिक मेथड्स और उनके क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइंस के बारे में। न्यूट्रिशन के साइंटिस्ट न्यूट्रिशन के बारे में जो भी जानते हैं वो उनको कैसे पता चलता है, उन्हें कैसे पता चलता है कि कैल्शियम क्या काम करता है, उन्हें कैसे पता चलता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन से न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी से क्या कनेक्शन है। ये सब जानने के लिए न्यूट्रिशन के साइंटिस्ट जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो सभी मेथड्स हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक मेथड्स के बारे में कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। साइंटिफिक मेथड हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले एक अनुमान लगाया जाता है, फिर उस अनुमान के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं और बार बार प्रयोग करने के बाद हमें ये समझ आता है कि हमारा अनुमान सही था या नहीं था। तो सिंपल वर्ड्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर हमें पता चलता है कि हमने जो आंसर सोचा था वो आंसर सही है या गलत है। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन इसका मतलब है किसी भी चीज़ को देखना, उस पर विचार करना और प्रश्न पूछना। जैसे आपके घर के पास एक तालाब है जो सर्दियों में ठंड की वजह से जम जाता है। आप उसको ऑब्जर्व करते हो और आपके मन में ये विचार आता है कि ठंड की वजह से तालाब का पानी जम जाता है, लेकिन समुद्र का पानी क्यों नहीं जमता। तो इस तरह से आपने ऑब्जर्व किया है, एक क्वेश्चन पूछा है कि तालाब का पानी ठंड की वजह से क्यों जम जाता है और समुद्र का पानी क्यों नहीं जमता। दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मीनिंग है एक सही अनुमान लगाना, यानी एक एजुकेटेड गैस। मतलब आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर क्या हो सकता है। काफ़ी सोचने के बाद आप ये अनुमान लगाते हो कि तालाब के पानी में नमक नहीं है और समुद्र के पानी में नमक होता है, तो शायद नमक होने की वजह से समुद्र का पानी जमता नहीं है। तो आपने एक हाइपोथेसिस सोचा है कि जिस पानी में नमक होगा वो पानी ठंड में नहीं जमेगा। तीसरा स्टेप है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट का मतलब है प्रयोग करके देखना, चेक करके देखना। अभी जो आपने हाइपोथेसिस सोचा है उसको आप चेक करके देखना चाहते हो कि क्या आपका अनुमान सही था। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप क्या करते हो, बिल्कुल साफ़ पानी से भरे 2 कप ले लेते हो। एक कप में पानी बिल्कुल साफ़ है और दूसरे कप में आप क्या करते हो, थोड़ा सा नमक मिला लेते हो। अब जिस कप का पानी बिल्कुल साफ़ है वो कप आपके झील के या तालाब के पानी के जैसा होगा और जिस कप में आपने नमक मिलाया है वो एक तरह से समुद्र के पानी जैसा हो जाएगा। आप दोनों कप्स को लगभग 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हो। तो ये हाइपोथेसिस को चेक करने का आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक मेथड यूज़ किया है। चौथा स्टेप है रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है रिजल्ट्स को देखना और उसको समझना। अभी आप क्या करते हो, जो दोनों कप्स आपने फ्रिज में रखे थे उनको निकाल कर देखते हो कि क्या हुआ है। अगर साफ़ पानी वाला कप जम गया है और नमक के पानी वाला कप वैसे का वैसा है, नहीं जमा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल सही था। और अगर दोनों पानी के कप्स जम गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो अनुमान था वो गलत था। तो इस तरह से आप रिजल्ट्स को देखते हो और समझते हो। पांचवा स्टेप है थ्योरी या कंक्लूजन। इसका मतलब है निष्कर्ष निकालना। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो रिजल्ट मिला उसको समझकर एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि हमने इससे क्या सीखा, हमें इससे क्या पता चलता है। जैसे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन ये रहेगा कि दोनों पानी के कप जम जाएंगे। ठीक है, पानी में नमक के होने या ना होने से उसके जमने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने कंक्लूजन तो निकाल लिया, लेकिन हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, फिर से विचार करेंगे और नया हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, नया अनुमान लगाएंगे और फिर उस हाइपोथेसिस को फिर से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से चेक करेंगे। और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन इससे आपको समझ आ गया होगा कि साइंटिफिक मेथड कैसे काम करता है। न्यूट्रिशन साइंस में भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सेम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं कि आयरन की वजह से बॉडी में खून की कमी होती है। अब इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। हाइपोथेसिस तैयार करने के लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइंस।
इन स्टडीज़ की हेल्प से डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा को एनालाइज करके हाइपोथेसिस तैयार किए जाते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में क्लिनिकल स्टडीज़ डेटा कलेक्ट करने का मेथड है। इस डेटा के बेस पर हाइपोथेसिस तैयार करना और हाइपोथेसिस को चेक करना। क्लिनिकल स्टडीज़ के बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर डिज़ाइंस मैं आपको बता देता हूँ। कुछ डिज़ाइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये डिज़ाइंस कैसे काम करते हैं। जैसे फर्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इस स्टडी में एक ही टाइम के अंदर एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया जाता है और एक्सपोजर और डिसीज़ के बीच का रिलेशन देखा जाता है। इसको कैमरा स्नैपशॉट स्टडी डिज़ाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये सब जो भी ऑब्जर्वेशन होती है ये एक ही टाइम के अंदर किया जाता है। अब जैसे हमें स्मोकिंग और कैंसर के बीच का रिलेशन चेक करना है कि स्मोकिंग और कैंसर के बीच क्या रिलेशन है। इसमें जो स्मोकिंग है वो एक्सपोजर है और जो कैंसर है वो डिसीज़ है। हम 500 लोगों का डेटा ले लेते हैं। पहले हम उन 500 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड ग्रुप में। एक्सपोज्ड ग्रुप में वो लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, नॉट एक्सपोज्ड में वो ग्रुप हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। अब जो एक्सपोज्ड ग्रुप है उसको भी हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, डिसीज़ और नॉट डिसीज़ में। डिसीज़ में वो लोग हैं जिनको कैंसर है और नॉट डिसीज़ में वो लोग हैं जिनको कैंसर नहीं है। और सेम ऐसा ही हम नॉट एक्सपोज्ड ग्रुप में भी करते हैं, उनको भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको कैंसर है और जिनको कैंसर नहीं है। अब इस पूरे डेटा को एनालाइज करके हम जान सकते हैं कि क्या स्मोकिंग और कैंसर के बीच कोई रिलेशन है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कैंसर के केस ज़्यादा हैं और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनमें कैंसर के केस कम हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि कैंसर का स्मोकिंग के साथ लिंक है, कोई रिलेशन है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल था क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। ये स्टडी डिज़ाइन हाइपोथेसिस तैयार करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही फास्ट है और बहुत इनएक्सपेंसिव है, यानी इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन इस स्टडी से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। अब दूसरा स्टडी डिज़ाइन है केस कंट्रोल स्टडी। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, केस का मतलब है ऐसा पर्सन जिसको कोई बीमारी है और कंट्रोल का मतलब है ऐसा पर्सन जिसको वो बीमारी नहीं है। तो जैसा इसका नाम है केस कंट्रोल, तो ठीक इसी तरह से एक केस वाले पर्सन को एक कंट्रोल वाले पर्सन के साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब एक बीमार पर्सन को एक हेल्दी पर्सन के साथ कंपेयर किया जाता है। इसमें मैचिंग भी की जाती है। मैचिंग का मतलब है जो दोनों पर्सन्स हैं उनकी एज, जेंडर और जो अदर फैक्टर्स हैं वो सब सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि 50 से 60 साल के लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ के बीच क्या रिलेशन है, तो इसके लिए हम 50 ऐसी लेडीज़ को लेंगे जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और 50 ऐसी लेडीज़ को लेंगे जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। ये हो गया केस कंट्रोल, मतलब जितने केसेस हैं उतने ही कंट्रोल भी हैं। लेकिन सभी लेडीज़ की एज सेम होनी चाहिए, सभी लेडीज़ का सोशल और इकोनॉमिक लेवल भी सेम होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं मैचिंग करना। अब जो दोनों ग्रुप्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है कि किस किस ने कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया है, कब यूज़ किया है, कितने टाइम तक यूज़ किया है। तो इस तरह से डेटा कलेक्ट करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इफ़ेक्ट है, मतलब जो बीमारी है उसका कॉज क्या है, मतलब इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ जाना। तो इस तरह की स्टडी को केस कंट्रोल स्टडी कहा जाता है। एक और स्टडी है जिसका नाम है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट वर्ड का सिंपल मीनिंग है एक ग्रुप के लोग जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, एक गांव के लोग हैं, या ऐसे लोग जिनका डेली एक्सपीरियंस सेम है, जैसे मिलिट्री पर्सन्स हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनका सेम एक्सपीरियंस है। तो नाम से ही पता चलता है कि ये स्टडी ऐसे ग्रुप्स पे की जाती है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। ग्रुप में जो भी पर्सन्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। ये सब एक फिक्स टाइम इंटरवल में लंबे टाइम तक किया जाता है। जैसे एक छोटा सा टाउन है, वहाँ 5000 लोग रहते हैं। उन लोगों का डेटा कई सालों तक कलेक्ट करके और एनालाइज करके ये पता चलता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह की स्टडी को कोहोर्ट स्टडी कहा जाता है। तो हमने अभी तक 3 स्टडीज़ के बारे में बात की, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी। इन स्टडीज़ को एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ भी कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बारे में। ये स्टडीज़ कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशन को टेस्ट करने के लिए काम में आती हैं। जैसे पहली स्टडी है लेबोरेटरी बेस्ड एनिमल स्टडीज़।
ये स्टडीज़ लैब में की जाती हैं। इन स्टडीज़ में एनिमल्स को कोई न्यूट्रिएंट, कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट दिया जाता है और उस न्यूट्रिएंट या मेडिसिन का क्या असर होगा वो चेक किया जाता है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि आर्जिनिन सप्लीमेंट्स का हार्मोन पर क्या इफेक्ट है, तो हम लैब में रैट्स को अलग अलग डोज में आर्जिनिन की अलग अलग डोज देते हैं और उनको लंबे टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा करने से हमें ये पता चलता है कि आर्जिनिन का हार्मोन पर क्या असर होगा, आर्जिनिन की कितनी डोज इफेक्टिव है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इन सब की जानकारी हमें मिल जाती है। एक और स्टडी है जिसको हम कहते हैं इन विट्रो स्टडीज़। ये स्टडीज़ भी लैब में की जाती हैं, लेकिन ये स्टडीज़ एनिमल्स पर नहीं की जाती और ना ही ये स्टडीज़ ह्यूमंस पर की जाती हैं। इन स्टडीज़ में एनिमल्स या फिर ह्यूमंस या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई टिश्यू, कोई सेल या कोई मॉलिक्यूल लिया जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक और स्टडी है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल। ये स्टडी ह्यूमंस पर की जाती है। इस स्टडी में कुछ सब्जेक्ट्स को चूज़ किया जाता है, उन सब्जेक्ट्स को कोई न्यूट्रिएंट या कोई मेडिसिन दी जाती है और उनका रिजल्ट देखा जाता है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि CLA का फैट लॉस पर क्या इफेक्ट है, तो इसके लिए हम 20 हेल्दी पर्सन्स को ले लेते हैं जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी, एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सब कुछ सेम होता है। उनको 10-10 की 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब एक ग्रुप को CLA के कैप्सूल्स दिए जाते हैं और दूसरे ग्रुप को डमी कैप्सूल्स दिए जाते हैं जिनको प्लेसिबो कहते हैं। ये प्लेसिबोस पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं। फूड, एक्टिविटी और बाकी सभी डेली रूटीन्स को सेम रखा जाता है और उनको लंबे टाइम तक ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी हो सकते हैं। एक फिक्स इंटरवल पर उनका फैट लॉस भी मेज़र किया जाता है। ऐसा करने से जो डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करने से ये पता चलता है कि CLA लेने से फैट लॉस पर कितना इफेक्ट हुआ और CLA ना लेने से फैट लॉस पर कितना इफेक्ट हुआ। तो जो दोनों तरह के डेटाज हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से CLA का फैट लॉस पर जो इफेक्ट है वो साफ पता चल जाता है। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत रिलायबल भी होते हैं। इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी टेक्निकल टर्म्स या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो भी हम सब डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ ही हम रियल क्लिनिकल ट्रायल्स को भी डिस्कस करेंगे। और कुछ बाकी स्टडीज़ हैं जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी और केस स्टडी, इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।